नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी पार्ट 5 फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल काइनेटिक्स वाली जो यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक बल गतिविधि। इससे पहले अपन ने वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए थे। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक चलता है वो है रासायनिक बल गतिविधि। रासायनिक बल गतिविधि की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग पर ताप, दाब व सांद्रता, ताप, दाब व सांद्रता के प्रभाव का एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिविधि कहते हैं। उसे रासायनिक बल गतिविधि कहते हैं। ठीक है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग पर ताप, दाब व सांद्रता के प्रभाव का एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बल गतिविधि कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है हमारे पास अभिक्रिया वेग। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग। तो सामान्य अभिक्रिया वेग की जो डेफिनेशन है वो अपन दे सकते हैं कि इकाई समय में किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कहते हैं। यहाँ पर देखें हम इकाई समय में किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को
अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कई समय में किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब जो अभिक्रिया वेग है ये सामान्यतः द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो अपन ने एक पर्टिकुलर नियम का उपयोग किया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन अभिक्रिया जो वेग है उसको अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी के रूप में, और एक उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि के रूप में। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार अपन लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में कितना समय लगता है उसको अपन अभिक्रिया वेग के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया जो वेग है अभिक्रिया वेग दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कमी के रूप में, और दूसरा ज्ञात कर सकते हैं अपन उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि के रूप में, अब देखो प्रारंभ में अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में ज्यादा होती है, तो फिर प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है।
जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है तो आगे बढ़ने पर समय बढ़ेगा, और समय जब बढ़ता है तो अभिकारकों की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो समय के बढ़ने के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होती है, और अभिकारकों की सांद्रता कम हो जाती है तो फिर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस स्थिति में उत्पाद की जो सांद्रता है वो समय के साथ बढ़ती जाती है, समय के साथ क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो उस स्थिति में फिर अभिक्रिया का जो वेग है उत्पाद के संदर्भ में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अपन यहाँ पर अभिक्रिया जो वेग है उसको अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपन देखो इस आधार पर जो अभिक्रिया वेग है, उस अभिक्रिया वेग को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। अभिक्रिया वेग तीन रूपों में ज्ञात किया जा सकता है, तीन रूपों में ज्ञात किया जा सकता है। अब तीन रूप कौन कौन से होते हैं? पहला रूप है हमारे पास औसत वेग के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, औसत वेग के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर तात्क्षणिक वेग के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो औसत वेग हो गया, एक हमारे पास तात्क्षणिक वेग हो गया, और तीसरा होता है प्रारंभिक वेग के रूप में, प्रारंभिक वेग के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया वेग को हम इन तीनों रूपों में ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है औसत वेग। औसत वेग कहते किसे हैं, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पहला औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अपन औसत वेग की डेफिनेशन देते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन में
समय का भाग देने पर, समय का भाग देने पर प्राप्त वेग को औसत वेग कहते हैं। प्राप्त वेग को औसत वेग कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में समय का भाग देने पर जो हमें वेग प्राप्त होता है, उस वेग को हम क्या कह देते हैं? औसत वेग कह देते हैं। औसत जो वेग है, औसत वेग को स्मॉल RAV से प्रदर्शित करते हैं, यानी रेट ऑफ एवरेज, इसके द्वारा अपन औसत वेग को प्राप्त करते हैं या ज्ञात करते हैं। अब जो औसत वेग है, ये भी सामान्यतः दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो अभिकारक की सांद्रता में कमी और एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। देखो औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, या फिर औसत वेग प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। यहाँ पर जो प्लस और जो माइनस है, यहाँ माइनस चिन्ह समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी के लिए, अभिकारक की सांद्रता में कमी के लिए, और प्लस चिन्ह समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो, एक सामान्य अभिक्रिया हम लेते हैं यहाँ पर कि एक सामान्य अभिक्रिया है हमारे पास R से P, यानी R फॉर रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट। यह हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया है। अब इस सामान्य अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है वो अलग अलग समय पर अलग है। जैसे यहाँ पर अपन ये मान लें कि इस अभिक्रिया के लिए हमें T1 और T2 ताप पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता अलग अलग ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपन लिख दें कि T1 समय पर R1 या T1, इधर T2 समय पर
R2 या फिर यानी अभिकारकों की सांद्रता R1 है और उत्पाद की सांद्रता P1 है। T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता R2 है और उत्पाद की सांद्रता P2 है। तो यहाँ पर अपन देखो याद कर सकते हैं इधर कि डेल्टा T बराबर हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1 के रूप में, और डेल्टा R जो है ये हमारे पास प्राप्त होगा किसके रूप में। अब देखो सबसे ज्यादा जो सांद्रता है वो किसकी रहेगी, R1 की, और उसके बाद में कम सांद्रता रहेगी हमारे पास R2 की। तो यहाँ पर अपन याद कर सकते हैं R1 माइनस R2, और इधर यहाँ पर अपन याद कर देंगे डेल्टा P के रूप में। यहाँ पर अब हमारे पास P2 का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और P1 का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर अपन अंतर ज्ञात करेंगे P2 माइनस P1 के रूप में। तो ये हमारे पास इनके अंतर ज्ञात करने के लिए बनते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को यहाँ पर दो सूत्र बनाने हैं, एक तो अभिकारक के संदर्भ में औसत में और एक उत्पाद के संदर्भ में औसत में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं RAB बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन यानी R की कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन डेल्टा T की कंसंट्रेशन में परिवर्तन, या फिर RAB प्लस डेल्टा T की कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से हमारे पास अभिकारक और उत्पाद से संबंधित औसत वेग के दो सूत्र बनते हैं, जिसमें प्लस और माइनस के बारे में आप लोग जानते हो कि जो माइनस चिन्ह है वो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाएगा, और जो प्लस चिन्ह है वो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाएगा। अब देखो इसी क्रम में अपन ये मानते हैं कि अभिक्रिया की जो रस समीकरण विधि है, अभिक्रिया की रस समीकरण विधि के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जितने समय में अभिकारक का एक मोल विलुप्त होता है उतने ही समय में उत्पाद का एक मोल हमें प्राप्त भी होता है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं अभिक्रिया की रस समीकरण विधि के अनुसार, अभिक्रिया की रस समीकरण विधि के अनुसार जितने समय में अभिकारक का एक मोल विलुप्त होता है उतने ही समय में उत्पाद का एक मोल प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने का वेग बराबर होता है उत्पाद के बनने के वेग के। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने की दर बराबर होती है उत्पाद के बनने की दर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर अपन ले लें कि ये हमारे पास रिलेशन है R से P, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि R के विरुद्ध होने की दर बराबर माइनस डेल्टा R की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, P के विरुद्ध होने की दर प्लस डेल्टा P की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T रस समीकरण द्वितीय के अनुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस डेल्टा R की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T बराबर है प्लस डेल्टा P की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो ये अभिक्रिया समीकरण के अनुसार कि अभिकारक के विरुद्ध होने का जो वेग होता है वो उत्पाद के बनने के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको अपन अन्य अभिक्रिया के लिए भी देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई अभिक्रिया है AC2B और वो पूछे कि इस अभिक्रिया के लिए A के विरुद्ध होने की जो दर है वो B के बनने की दर से किस प्रकार से संबंधित है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा A की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T बराबर है प्लस ये जो गुणांक होता है इस गुणांक को अपर बिंदु के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/2 डेल्टा B की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, अर्थात जितने समय में अभिकारक A के जितने मोल विलुप्त होंगे उतने ही समय में अभिकारक B के 1/2 मोल जुड़े क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो समीकरण है ये अभिक्रिया की समीकरण विधि के अनुसार लिखी जाती है। इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे पास कोई सामान्य अभिक्रिया है, सामान्य अभिक्रिया है N1A प्लस N2B से बनेगा M2C प्लस M2D। इस अभिक्रिया की रस समीकरण विधि लिखनी है अपन को, तो अभिक्रिया की रस समीकरण विधि में देखो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A के विरुद्ध होने का वेग बराबर माइनस 1/N1 डेल्टा A की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, B के विलुप्त होने का वेग बराबर माइनस 1/N2 डेल्टा B की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, C के बनने का वेग बराबर प्लस 1/M1 डेल्टा C की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, D के बनने का वेग बराबर प्लस 1/M2 डेल्टा D की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से इनके बनने का वेग और विलुप्त होने का वेग को अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए यदि हम लगाएं कि रस
समीकरण मिति, रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति के अनुसार हम लिखेंगे कि -1/n1 डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी बराबर -1/n2 डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी बराबर +1/m1 डेल्टा सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी बराबर +1/m2 डेल्टा डी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा। अब अपन को यहाँ पर किसी भी एक की कंसंट्रेशन देकर दूसरे की कंसंट्रेशन यदि वो पूछता है तो हम रस समीकरण मिति समीकरण के अनुसार हम याद कर सकते हैं, क्योंकि रस समीकरण मिति समीकरण के अनुसार विलुप्त होने का जो वेग होता है वो बनने के वेग के क्या होता है बराबर होना जाता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इस समीकरण से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बताते हुए फिर हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये पढ़िए और उसको समझिए। थैंक यू।